Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning, and today we will discuss some PYQs of पंजाब PCS जो कि 2018 में पेपर हुआ था। तो यहाँ पर जो GS1 था वहाँ पर जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए हैं जो कि जियोग्राफी से है हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिसुलर इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द टोपोग्राफी। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसको इलैबोरेट करना है, थोड़ा सा बताना है इसके बारे में। अगर मैं बात करूंगा, बिल्कुल सिंपल से आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हर क्वेश्चन का अगर मैं बात करूंगा तो उसका थोड़ी सी जो इंट्रो देनी होती है उस क्वेश्चन की, तो थोड़ी सी एक अच्छी सी इंट्रो देते हैं। जैसे मुझे क्या पता है यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, और क्या पता है पेनिसुलर इंडिया के बारे में। अब मुझे बताना है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है पेनिसुलर इंडिया का वो किसका रिजल्ट है, वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और टोपोग्राफी का रिजल्ट है। क्लियर, इतना सा मुझे पता है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं इंट्रो में क्या लिखूंगा, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ कि जो ड्रेनेज पैटर्न है ना, ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिसुलर इंडिया, इसको पीए लिख देता हूँ, पेनिसुलर इंडिया क्या होगा इस बच्चे, ये कौन कोडेंट है। अब जिनको पता है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में उनको समझ आ जाएगा कि मैंने कौन कोडेंट क्यों लिखा, और एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा कि कौन कोडेंट क्यों लिखा है हमारे को। क्योंकि जो पेनिसुलर इंडिया की जो रिवर्स होती हैं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा तो आपको ये मैप भी ड्रॉ करना है बच्चों पेपर में। ओके, तो यहाँ की जो पेनिसुलर इंडिया में जो पैटर्न बनता है वो कॉनकोर्डेंट बनता है, जो कि एग्जिबिट करेगा विच एक्सहिबिट्स, है ना, क्या शो करेगा, वो शो करेगा आपको। जैसे ट्रेलिस हो गया, डेंड्रिटिक हो गया, डेंड्रिटिक एंगुलर हो गया। ओके, ऐसे ही रेडियल पैटर्न्स होते हैं, है ना, रेडियल हो गया। तो ये सारे क्या है, ये इस तरह के आपको पैटर्न शो करेगा। बाकी ड्रेनेज पैटर्न की बात करूंगा तो वो कॉनकोर्डेंट है जो कि एग्जिबिट कर रहा है डेंड्रिटिक एंगुलर रेडियल रहता है, दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। बट इसके पास साथ में हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमें रिजल्ट देखने को मिला है, ये जो कॉनकोर्डेंट जो हमें पैटर्न देखने को मिला है, कॉनकोर्डेंट है जो, वो किस चीज के कारण हुआ है, थ्रू द जियोलॉजिकल, अगर आप यहाँ देखें थ्रू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे दिख नहीं रहा पेन कहाँ गया, ये है ना। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बात कर रहे हो यहाँ के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, है ना। तो ये क्रिस्टलाइन रॉक की बात होगी तो ये जियोलॉजिकल होगा, और टोपोग्राफी की बात हो रही है तो वहां के रीजन की बात होगी। ओके, तो आप सिंपल इंट्रो में लिखोगे कि ड्रेनेज पैटर्न इन पेनिनसुलर इंडिया इज ए कॉनकोर्डेंट टाइप एंड विच रिजल्ट्स फ्रॉम द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखोगे क्रिस्टलाइन रॉक एंड द टोपोग्राफी। तो ये हमारा थोड़ा सा फर्स्ट लाइन होगी। अब हम आपको बताएंगे कि पेनिनसुलर इंडिया की बात करूंगा, अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया ये किस चीज से बना है, इज कंपोज्ड ऑफ मेनली, अगर मैं बोलूंगा तो हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। तो बॉडी में क्या लिखोगे, ये किससे बना है, हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से। एंड, और क्रिस्टलाइन रॉक कौन से होंगे, या तो वो इग्नियस हो सकता है, एंड और क्या कौन सा हो सकता है, मेटामॉर्फिक भी होगा। क्लियर। अब जब हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं हम आपसे बात करते हैं वहां पर कि हम एक रोग को पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं आर्कियन रोग, है ना, आर्कियन सिस्ट नामक ऐसा एक रोग पढ़ते हैं। हम इसको बोलते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट रोग है, ये क्या है, ये ओल्डेस्ट रुक है। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि जिसको, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विच इज द बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कहने का बड़ा सिंपल आसान सा मतलब है कि जो अब आप बॉडी पार्ट में लिखोगे कि जो पेनिसुलर इंडिया है इज कंपोज्ड ऑफ मेनली रो लो सॉरी विच इज हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक, इग्नियस है एंड मेटामॉर्फिक है। तो वो इस रॉक, ये वाला रॉक सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। ब्रैकेट में तुम बोलोगे वो क्या है, वो आर्कियन सिस्ट है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, मुझे नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो ये अगर हम यहाँ कुछ ऐसा बनाते हैं तो हमें पता है कि पेनिसुलर इंडिया में जो रिवर्स हैं, अगर हम मेनली रिवर करेंगे तो ये महानदी होती है, ये कृष्णा है, यहाँ पर नीचे कावेरी होगी, और यहाँ पर सॉरी ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, तो ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, एंड देन कावेरी रिवर है ना।
तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो नदियाँ हैं, ये क्या है? इनका क्या फ्लो है? इनका ईस्टवर्ड फ्लो है। सबसे पहला कौन-सा फ्लो है इनका? ईस्टवर्ड फ्लो है। अब इसके बारे में तुम्हें वहाँ एग्ज़ामिनर को बताना पड़ेगा कि ये ईस्टवर्ड फ्लो क्यों है ना? तो यहाँ पर क्या है? सर यहाँ पर हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट फॉर्म्स क्या फॉर्म कर रहे हैं? वेस्टर्न घाट फॉर्म्स यहाँ लिख देता हूँ, वेस्टर्न घाट फॉर्म्स बच्चे वाटर डिवाइड बना रहे हैं। वाटर डिवाइड से क्या होगा? वेस्टर्न घाट्स फॉर्म वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब है कि अब यहाँ से जो रिवर्स का जो फ्लो होगा, वो क्या हो रहा है? वाटर डिवाइड के कारण, मतलब कि यहाँ से अब रिवर्स क्या हो रही हैं? वो ईस्टर्न टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि हमने देखा है जहाँ पर जब मानसून होता है तो मानसून यहाँ पर बारिश करवा देता है। तो यहाँ से बारिश करवाने के बाद में, ठीक है? और यहाँ से उनके जो हमारे पास, अगर मैं बोलूँगा तो इनके जो ओरिजिन है वो हमें यहाँ देखने को मिले, जहाँ से ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो वाटर का फ्लो है वो ईस्टर्नवर्ड जा रहा है। तो वाटर जो वेस्टर्न घाट्स है वो वाटर डिवाइड बना रही है, जहाँ से रिवर्स का फ्लो ईस्टर्न साइड को आ रहा है। अब रिवर का फ्लो ईस्टर्न साइड को क्यों आ रहा है? तो इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, ड्यू टू द जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट। आ गया ना वही क्वेश्चन? अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलूंगा तो आ गया ना, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात होगी। बिल्कुल, तो हमने क्वेश्चन में उनको बता भी दिया एग्जामिनर को कि ये जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट के कारण हो रहा है। अब इसके पीछे का कारण तो आप लोगों को आता ही है। क्या आता है? कि हमें पता है कि अगर हम बात करेंगे लगभग कौन सा पीरियड होगा वो, क्रिस्टेशियन। अगर मैं बात करूंगा क्रिस्टेशियन पीरियड की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो भारत वाली प्लेट है ये जा रही होती है और ये यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराती है, इनके बीच में कन्वर्जेंस होता है। ठीक है? तो अब जाते जाते ना एक आइलैंड रहता है, एक यूरेनियन हॉटस्पॉट होता है, इसको आरएच लिख देता हूँ, मतलब रीयूनियन हॉटस्पॉट है। जब भारत वाली इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर उसके ना इस पहले जो मेडागास्कर वाला रीजन था वो भारत के साथ में कनेक्टेड था। फिर जब ये जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा? एक फोल्ट क्रिएट हो जाएगा। अब फोल्ट क्रिएट होने के बाद जब ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है तो यहाँ पर ये फोल्ट जो है बच्चे, यहाँ से ये पार्ट जो है वो अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर अब जैसे ही इनके बीच में कन्वर्जेंस होगी तो ये वाला पार्ट जो है थ्रस्ट के कारण टूट जाएगा और हमें क्या दिखेगा? हमें हल्का सा ये ऐसे टिल्टेड दिखेगा, यानी हल्का सा हमें वेस्टर्न घाट ऊपर की ओर उठे हुए दिखेंगे और ईस्टर्न घाट नीचे की ओर दिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या बन जाता है? एक, अब आप लिखोगे ईस्टवर्ड फ्लो, जो कि ड्यू टू द जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, यहाँ पर एक जेंटल सी, एक बिल्कुल प्यारी सी एक स्लोप हमें देखने को मिलती है। तो ये है हमारा मेन रीजन, जहां पर हम बता सकते हैं बॉडी पार्ट में कि ये जो नदियां हैं इनका फ्लो कैसा है, इनका ईस्टवर्ड फ्लो है। अब यही आप इसमें पहला पॉइंट में ये वाला पॉइंट ऐड ऑन कर देंगे। दूसरे पॉइंट में क्या बोलोगे? सर यहाँ पर नर्मदा रिवर आती है, यहाँ पर नीचे तापी नदी आती है। तो ये जो है, अब तुम दूसरे पॉइंट पे, पहला यहाँ मैं एक लिख देता हूँ ना, ये एक लिख दिया, ये दूसरा है। दूसरे पॉइंट में ऐड ऑन करोगे कि पेनिसुलर इंडिया में कुछ रिवर ऐसी भी हैं जिनका वेस्टवर्ड फ्लो होता है। अब वेस्टवर्ड फ्लो क्यों होता है? क्योंकि ये रिवर जो है वो फ्लो करती है थ्रू द जियोलॉजिकल रिफ्ट वैलीज। तो यानी जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है उस कारण यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर कुछ नदियों का फ्लो जो है वो वेस्टवर्ड होता है। वहां पर तुम बता भी सकते हो कि नर्मदा और तापी वो नदियां हैं, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, तो ये नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली से बहती हैं और वो कहाँ पर? गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती हैं। तो तुम ये भी मेंशन कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। अब पॉइंट एक तीसरा भी है हमारे पास, ठीक है? तीसरा भी है, जब यहाँ पर तुम लूनी रिवर की बात करते हो, उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है जवाई रिवर, तो मतलब ये रिवर क्या हो रही है? सर यहाँ पर अरावली रेंज है, अरावली के जो अरावली कुछ ऐसा होगा तो उसकी जो है ये एक स्लोप में आने के कारण वहां पर इसकी मूवमेंट भी वेस्टवर्ड देखने को मिलती है। तो ये भी बोल सकते हो। बाकी तुम और भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? सर जो नर्मदा रिवर है ये एक प्लेटू पे है जिसका नाम है अमरकंटक, है ना? अमरकंटक। तो ये यहाँ पर ये बिल्कुल खड़ा एकदम ऊंचा ऐसा है। अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको तो कुछ ऐसा प्लेटू है जहां से रिवर्स जो है वो नीचे को आ रही है। ये देखो रिवर्स कहाँ आ रही है? रिवर नीचे को आ रही है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि यहाँ पर जो है एक पैटर्न बनता है, जो कि रेडियल पैटर्न हम बात करते हैं, तो रेडियल पैटर्न बनता है। तो बच्चे ये सारी चीजें तुम अपने मेंशन कर सकते हो किसमें, कि जो तुम इसमें बोल सकते हो कि जो ड्रेनेज पैटर्न है पेनिनसुलर इंडिया का, बिल्कुल सही बात है, इट्स ए रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड
टोपोग्राफी। तो हमने इतनी आप लोगों से बात कर ली है, तो इसको तुम बड़ा एक प्यारा सा आंसर इसको ऐसे बना सकते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि इसको। अब ये मैप को जरूर साथ में बनाना है। जियोग्राफी इज इनकम्प्लीट विदाउट मैप, बस खत्म बात है ना। विदाउट मैप जियोग्राफी की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको वो मैपिंग जरूर ड्रॉ करनी है, आपको एक स्टार्ट अच्छा करना है, और आपको बॉडी पार्ट में वही लिखना है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है। तो मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन द वेस्टर्न ट्राइंगल कंप्राइजिंग ऑफ रूहर। देखो सबसे पहले क्या करना होता है क्वेश्चन में, मैं आपको थोड़ी सी बात, एक थोड़ा सा एक जनरल थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्वेश्चन में कहाँ गया, रुको रुको, यहाँ नहीं चल रहा गया, एक सेकंड रुको। अच्छा ओके, क्वेश्चन में क्या करना होता है आइए थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा कि अपने पास सिर्फ बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, 3 घंटे होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, लिखने होते हैं, उसमें पता नहीं क्या लिखना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसमें हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम वो सोचें यार इसका इंट्रो क्या होगा। 2-3 क्वेश्चन लिखने हो तब तो हम सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा, पर जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो इतना समय नहीं मिल पाता। ठीक है, हमें हमेशा जो इंट्रो बनाना चाहिए वो क्वेश्चन से ही बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इतना हमारे पास अगर कोई बिल्कुल ही छोटी सी अगर सिंपल सी टर्म आ जाए जहां पर हमारा दिमाग चल सकता हो, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जब हम सीट में वो हॉट सीट पे बैठे होते हैं तो नहीं लगता इतना पता। ठीक है, तो अब वैसे ही कुछ स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल आपके जैसे लेवल पे स्टार्ट करते हैं कि हमारा एकदम नया लेवल है। जो मैंने लास्ट क्लास में जो वीडियो बनाई थी वहां पर भी मैंने बिल्कुल एकदम जर्नल सा आपको व्यू बताया है कि कुछ हम ऐसा करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, एकदम जनरल सा व्यू रखा है हमने। हाउ कैन द वेस्टर्न ट्राइंगल कंप्राइज। अब देखो वेस्टर्न ट्राइंगल सर कहीं ना कहीं तो वेस्टर्न साइड की, मतलब की वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रखी है। अब जिसको पता है रूहर कहाँ होता है वो तो क्वेश्चन कर देगा। तो रूहर का मतलब वो जर्मनी में है, और अगर मैं बात करूंगा फ्लैंडर्स का मतलब जो कि बेल्जियम में है। अब जिसको ये लोकेशन आती है वो तो इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कोई दे लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत का कहाँ गया। ये देखो भारत का जो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बच्चे ये नाम ही दे रहा है इंडस्ट्रियल बेल्ट, मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं तो बहुत सारे मिनरल है हमारे पास। जब मिनरल होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अगर मैं बात करूंगा तो छोटा नागपुर कहाँ जैसे देखने को मिलता है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का पार्ट, थोड़ा सा झारखंड का पार्ट, और थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट, तो यहाँ ही हमारे को देखने को मिलता है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। अब आप देखोगे कि हमारे यहाँ इस रीजन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, मतलब मिनरल से क्या हो रहा है, मिनरल से बन रही है इंडस्ट्रीज। ओके, और इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री से हो रहा है ट्रांसपोर्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन इन 3 टर्म्स पे ही नाचेगा, है ना, पूरा क्वेश्चन इन 3 टर्म्स पे ही रहेगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि द, इसको इंट्रो कैसे स्टार्ट करते हैं, इंट्रो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वेस्टर्न ट्राइंगल कंप्राइजिंग ऑफ रूहर इन जर्मनी, ऐसा लिखोगे आप, रूहर इन जर्मनी एंड द फ्लैंडर्स इन द बेल्जियम, ठीक है, आर आर्ग्यूबली, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं हम कि पक्का नहीं है, कि बोल सकते हैं कि इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेजर मेजर इंडस्ट्रीज, सेम उसके साथ में छोटा नागपुर प्लेटू भी डालना है। ठीक है, रूहर, ये फ्लैंडर्स एंड द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर डालेंगे। छोटा नागपुर आर आर्गुली, कैन बी से दैट मेजर इंडस्ट्रियल हार्टलैंड। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको आप ऐसे टर्म बोलोगे कि ये यार एक इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स, है ना। आप जिस रीजन की बात कर रहे हो वहां के कॉन्टिनेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब कि वहां उन कंट्रीज में ये वहां का दिल है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज तभी रन होती है जब उसकी इकोनॉमी अच्छी है, और ये चीज बिल्कुल इकोनॉमी को ही सपोर्ट कर रहा है। क्लियर, तो ऐसे करके आप इसका फ्रंट लुक आप इसको दे सकते हो। फिर आप बोलोगे अब हमें बोला गया है कि हमें उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में बताना है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं सेलिएंट फीचर में। तो हम बोलेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है, वो एक रिसोर्स है, मिनरल रिच एरिया है ना। तो हम बोलेंगे कि सर सबसे पहला पॉइंट होगा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में हम ऐड ऑन करेंगे कि उसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वहां पर हम रूहर की बात करेंगे। तो रूहर, या इसको मैं, अब देखो रिसोर्सेज में क्या था, रिसोर्सेज में था मिनरल, और मिनरल में क्या होंगे हमें पता है, रूहर वैली इज फेमस फॉर कोल। ठीक है, अब रूहर में कोल भी मिलता है, और यहाँ पर जो फ्लैंडर्स है
वहां पर आयरन मिलता है, तो क्या होगा, हमारे पास आयरन और कोल के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने बोला कि रूहर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन रूहर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो स्टार्ट हुई है, उसके पीछे का रीजन है यहाँ पर कोकिंग कोल का होना। ठीक है, क्या बोला कि रूहर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके पीछे का रीजन है यहाँ पर कोल का पाया जाना। अब कोल होगा तो कोल से क्या होगा, अब साथ में उन्होंने फ्लैंडर्स को भी बोला है, तो रूहर के पास भी आयरन ओर मिल जाएंगे, तो ऐसे फ्लैंडर्स के पास भी बच्चे आपको वहां पर आयरन ओर देखने को मिलते हैं। यानी यहां से कोल और आयरन ओर मिलता है देखने को। तो पहला रीजन तो ये है कि ये एक इंडस्ट्रियल बेल्ट का, मतलब कि ये एक, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो रूहर में, ये इन रूहर और फ्लैंडर्स में आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात तो रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। इसको आप जब कंपेयर करोगे छोटा नागपुर प्लेटू के साथ में, जब आप छोटा नागपुर में कंपेयर करोगे, तो आपको पता है छोटा नागपुर में आपको गोंडवाना लैंड्स देखने को मिलते हैं। एंड गोंडवाना लैंड इज फेमस फॉर कोल। गोंडवाना लैंड कोल के लिए मतलब लगभग भारत का 98% कोल जो है उसकी फुलफिलमेंट गोंडवाना ही करता है। ठीक है, अब यहां पर हमें और भी पता है कि यहां पर हमें आयरन रिच एरियाज भी देखने को मिलते हैं, या ना आयरन और भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल की बात करूंगा तो मैं कोल के कुछ माइंस के नाम लिख दूंगा ना। ठीक है, यहाँ के जो, यहाँ पर अगर हम बोकारो है, बहुत सारे हैं, मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो थोड़े से सेम हम झारखंड में लिख देंगे, तो कुछ एक दो माइंस के हम नाम लिख देंगे, है ना। आयरन की ओर की बात करूंगा तो मैं वैसे माइन लिख दूंगा कि उड़ीसा में, तो झारखंड इज द वेस्ट नोन फॉर कोल। एंड उड़ीसा में हम बोलेंगे आयरन के लिए कि यहाँ पर मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कुछ माइंस हैं जैसे महिषासुरगनी। तो ये कुछ माइंस है, मतलब कि ये हमारे को कहाँ पर देखने को मिल रहा है, आयरन और कहाँ देखने को मिल रहा है, वो छोटा नागपुर में देखने को मिल रहा है। तो पहला हमने बोला कि जो आयरन और कोल की जो अवेलेबिलिटी है ना, जो कि एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा। क्लियर। अब दूसरे पॉइंट में मैं ऐड ऑन करूंगा, हमारे पास मिनरल मिल चुका है। अब मिनरल के बाद में हमारे पास आएंगी हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज तो सेम मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले रूहर एंड फ्लिंडर। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद मैं बोलूंगा कि इसको जो है हम यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो ये इसको एक वर्ड वो बोलते हैं, मेरे को वो याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो इसको हम सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पर हमें बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सेम हम इसके साथ कंपेयर करेंगे किसको, छोटा नागपुर को। तो छोटा नागपुर जो है प्लेटू, वहां पर भी अपने को बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह देखने को मिल रही है। क्लियर। यहाँ से हम कुछ एग्जांपल भी दे देंगे कि फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्रीज में तुमने यहाँ पर कुछ माइंस के एग्जांपल दे देना कि हमारे को माइंस देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही हमारे को कोल की, आयरन की, एक तो और मिनरल्स की आपको माइंस देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंस बना लेता है इन पॉइंट ऑफ व्यू इंडस्ट्रीज, इन पॉइंट ऑफ व्यू इंडस्ट्री। तीसरा आपको पॉइंट लिखना है कि देखो इंडस्ट्री आ चुकी है ना। मिनरल था, मिनरल के बाद में इंडस्ट्री आ चुकी है। अब इंडस्ट्री आने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना चाहिए। तो तुम लोग बोलोगे कि यार ये क्यों है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट हम क्यों बोलते हैं इसको, सेम रूहर और फ्लैंडर्स के जैसे। तो तुम बोलोगे रूहर और जो फ्लैंडर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रिवर है जिसका नाम है राइन। राइन है आई थिंक, है ना। तो एक बार देख लेना है, राइन रिवर है, हाँ मेरे तरफ से तो राइन ही है। तो राइन रिवर जो है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसलिए यहाँ पर वेटलैंड, सॉरी, एक नेशनल वाटरवे है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो पूरा देख रहा है। अगर मैं बात करूंगा गोंडवाना लैंड, तो यहाँ पर वाटरवे है, बट गोंडवाना, सॉरी, अगर मैं बात करूंगा छोटा नागपुर प्लेटू में, तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर वो वाटरवे नहीं है बच्चे। यहाँ पर जो रेलवे रेलवे का जो जाल है, वो चाहे वो ईस्टर्न है एंड साउथ ईस्टर्न है, तो ये जो रेलवे नेटवर्क है ये पूरा यहाँ का ट्रांसपोर्ट का काम देखता है। तो मतलब कि यहाँ पर हमें इनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है। क्लियर। अब तुम 3 पॉइंट बोलोगे कि हाँ, यहाँ पर हमें जो बोला था उन्होंने कि अगर आप कंप्राइज करें रूहल एंड वेस्टर्न ट्रायंगल, जो है जो रूहल और फ्लैंडर्स वहां पर हमें देखने को मिलता है, विच इज कंपेरेबल टू द छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो हमने उसको कंपेयर कर दिया है, यहाँ पर हमें बहुत सारी सिमिलरिटी भी देखने को मिली है, बट यहाँ पर हमें एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है दोनों के बीच में। तो तुम कंक्लूजन टाइप में क्या लिखोगे कि सर
यहाँ पर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इन 2 रीजन में। इसको बिल्कुल अगर मैं इसको थोड़ा-सा आपको बताऊँगा तो छोटा नागपुर प्लेटू को छोटा छोटा नागपुर प्लेटू अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको रूहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसी टर्म्स को यूज़ करो, ये हमने जो स्टैटिक पढ़ रखा है, अब उसको लिखना शुरू करो कि इसको रूहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर तुम इसको बोलोगे कि ये बिल्कुल इसको हम यहाँ मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि थोड़ा-सा कि इसको रूहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर तुम इसके बाद बोलोगे कि सर ये सेम नाम तो है, पर यहाँ पर अब हमें थोड़ी-सी इनके बीच में डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। मेन डिफरेंस है मैच्योरिटी। क्या है मेन डिफरेंस? मैच्योरिटी। देखो, अब ये जो रीज़न है हम यूरोप की बात करेंगे, तो यूरोप में इसको मैं थोड़ा-सा साफ कर देता हूँ। थोड़ा-सा साफ कर देता हूँ इसको, ताकि हम इसको और अच्छे से आपको बता पाएँ। देखिए, अब आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये जो रीज़न है ना, ये जो रीज़न आपने बात की, यहाँ पर मैच्योरिटी का दोनों के बीच में डिफरेंस है। मतलब कि जो अगर मैं रूहर एंड फ्रेंडर्स की बात करूँगा, तो ये लगभग क्या मतलब कि ये सक्सेसफुली अगर मैं बोलूँगा कि सक्सेसफुली क्या हो चुका है, यहाँ पर हमें ट्रांज़िशन देखने को मिल चुका है। अब ये रीज़न पहले पर मिनरल्स थे, मिनरल्स के बाद में रिसोर्सेज़ जो भी थे, उसके बाद में ये इंडस्ट्रीज़ बनी, इंडस्ट्रीज़ के बाद में यहाँ पर अब ये एक टर्शियरी सेक्टर का अगर मैं बोलूँगा टर्शियरी एंड सेक्टोरल हब बन चुका है ये, है ना? अब ये इंडस्ट्रियल हब बन चुका है यहाँ पर। पर अगर मैं यही बात करूँगा फॉर द छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटा नागपुर अभी भी बच्चे वो किसमें है? अभी भी वो एक मिड स्टेज पे है, जहाँ पर अभी भी वहाँ पर सिर्फ मिनरल्स का, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन ही है। अगर आप बोलोगे कि विच इज़ द इंडस्ट्रियल हब, तो वो बात अभी भी नहीं बन पाई है। अभी जस्ट वहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों अलग करते हैं। तो हमने इतनी बात आपको सिमिलैरिटी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, हमने उसको पूरा आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सॉइल्स एंड द वेजिटेशन। देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि मुझे मुझे इसके अब आपको मुझे इसके कंक्लूजन देना है कि यार नहीं हमारे यहाँ ये कमी फलाना कमी, अपने को नहीं डालना है ना। जो क्वेश्चन नहीं पूछा है अपने को क्यों डालना है? और उस टाइम पे तुम्हारे को इतना दिमाग काम नहीं करेगा। जो क्वेश्चन पूछा है बस आंसर दो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन पूछा है आंसर दो, आगे बढ़ो। बच्चे, फिर से बोल देता हूँ, मेंस में कभी भी कुछ सही कुछ गलत नहीं होता। सारी गेम कंटेक्स्ट की है। तुमसे जो पूछा गया है उसको एग्जामिनर को दिखा दो कि मुझे भाई इसके बारे में ये पता है, बताओ और भागो। ठीक है, बताओ और भागो। सुनो, सॉइल्स एंड द वेजिटेशन अगर हम देखेंगे, सॉइल्स एंड द वेजिटेशन आर ट्रू इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट। अरे भाई, बोल रहा है कि क्लाइमेट का जो ट्रू इंडेक्स है वो क्या है? सॉइल एंड वेजिटेशन। बच्चे, क्लाइमेट को मैं सिंपल तुमको ऐसे थोड़ा सा इसको इस नजरिए से देखना कि ये टेम्परेचर और किसकी बात कर रहा है? बारिश की, रेनफॉल की, प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा। तो क्लाइमेट मेरे नजर में तो यही है ना। देखो, मैंने आपको जो पढ़ाया था, हमने जब कोपन्स वगैरह क्लासिफिकेशन वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ा था, तो हमने बोला था कि उसने क्या किया, वहां की वेजिटेशन के हिसाब से, है ना, वहां की वेजिटेशन क्या है, वहां की सॉइल के हिसाब से, उस हिसाब से उसने बताया कि यहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी बात उसने बताई। क्लियर? यही है ना क्लाइमेट। तो बोला जा रहा है कि सॉइल है द वेजिटेशन ऑफ द ट्रू इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात कि क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द डोमिनेंट फैक्टर दैट क्या करेगा, दैट एग्जिबिट द सोइल करेक्टरिस्टिक, सोइल के करेक्टरिस्टिक के बारे में बताएगा एंड वेजिटेशन टाइप के बारे में बताएगा। समझ आई बात? तो सोइल के करेक्टरिस्टिक के बारे में बताएगा और वेजिटेशन के टाइप के बारे में बताएगा। जो पिछला क्वेश्चन था, इसमें अगर आप मैप वगैरह ड्रॉ करना चाह सकते हैं, अगर आप मैप वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर छोटा नागपुर दिखा के और यहाँ पर वर्ल्ड के उसमें आप यहाँ पर जर्मनी के पास में रूहर वगैरह दिखा सकते हैं। अगर मैप दिखाना चाहते हैं वो एड ऑन ही रहेगा आपके अक्सर में। ओके, तो 100 वर्ड है, ज्यादा लंबा नहीं लिख पाओगे। तो इसमें क्या होगा कि हमने बोला कि क्लाइमेट जो है, जो कि आपको जैसा कि हमने बोला कि क्लाइमेट जो है वो ट्रू इंडेक्स है। बिल्कुल सही बात है। वो शो कर रहा है, आपको बताएगा वो कि सोइल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और वेजिटेशन की टाइप्स के बारे में। अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सोइल को पकड़ता हूँ, तो सोइल में हम क्या करते हैं कि हमें पता लग जाएगा कि क्लाइमेट क्या करेगा। क्लाइमेट
यहाँ पर बताएगा, क्या बताएगा क्लाइमेट कि सोइल की देखो अब किसी चीज़ की किसी रॉक वगैरह की वेदरिंग होगी। देखो सबसे पहले सोइल के फॉर्मेशन को देखते हैं अगर हम लोग, तो सोइल कैसे बनती है? सबसे पहले पेरेंट मटेरियल होना चाहिए, यानी कोई रॉक होना चाहिए, उस पे वेदरिंग, उसमें डेरिवेशन का पूरा प्रोसेस, वेदरिंग होनी चाहिए, वेदरिंग के बाद में इरोजन होना चाहिए, है ना? वहाँ ये सारे फैक्टर, क्लाइमेट होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जो है वो सोइल को फॉर्मेशन के पीछे सारे डिपेंड करते हैं। तो हमने क्या बोला कि क्लाइमेट में जो वेदरिंग होगी उसपे और ह्यूमस कंटेंट के ऊपर सोइल की फॉर्मेशन, सोइल की कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी वो डिपेंड करेगी। क्या बोला हमने कि क्लाइमेट में वेदरिंग और वेदरिंग ऑफ द रॉक एंड द ह्यूमस कंटेंट ये डिपेंड, इसके ऊपर सोइल की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी प्यारे बच्चों, है ना? तो सोइल क्या होनी होगी, कैसी होगी, ये सारी बात ये बताएगा। अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तो हमने एक सॉइल पर रखी है जिसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल। मैं बोलूंगा कि कोई ऐसी जगह है जहां पर हाईली स्लोप है ना, हाई स्टीप सॉइल है, और वहां पर हाई रेनफॉल हो रहा है, हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां पर किस तरह की सॉइल होगी? तुम बोलोगे यार जब हाई बारिश हो रही, रेनफॉल हो रहा, हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पर लीचिंग हमें देखने को मिलेगी, और लीचिंग के कारण सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे मिट्टी के अंदर। तो यहाँ पर कौन सी टाइप ऑफ सॉइल होगी? लेटराइट सॉइल, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही आप एक और कोई एग्जांपल दे सकते हो, जैसे लेटराइट हो गया, ऐसे ही आप रेड सॉइल का एग्जांपल दे दो, कि जहाँ पर जो थोड़ी ड्राई सॉइल होगी, जहाँ पर बारिश कम होगी, हम बोल देंगे कि यार वहां पर तो ये वाली सॉइल है ना, एलुवियल सॉइल है, ये वाले क्लाइमेट ये बड़ा होता है उसमें। तो ये हमने थोड़ी सी बात आपके साथ कर ली। यहाँ पर एक फैक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं बेंट होफ फैक्टर, है ना? बेंट होफ फैक्टर इन्होंने बताया था कि अ, इन्होंने एक रूल दिया था 10% का, है ना, 10% का, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर आप अगर आप सॉरी 10% नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस, कि किसी रीजन में अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पर वेदरिंग का लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप ये सारी चीजें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जो पहली स्टेटमेंट को लिख देना कि जो ये सॉइल होती है, ये क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट क्या करेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है ना, उसके जो ह्यूमस कंटेंट होता है उसके ऊपर, और वेदरिंग रेट के ऊपर। फिर वेदरिंग रेट के लिए तुम बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द वॉट है वेट ऑफ फैक्टर, इफ 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन एनी रीजन, सो देयर विल बी द वेदरिंग ऑफ दिस रीजन शुड बी हाई, है ना? तो ये कुछ ऐसी बातें तुम कर सकते हो, और उसके साथ में फिर तुम अपना पॉइंट उसमें बता सकते हो एग्जांपल लेके कि ये लेटराइट सॉइल बना रही है, ये रेड सॉइल बना रही है। ये सारी बातें तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक तो हो गया सॉइल का, और वेजिटेशन का। तो वेजिटेशन का तो और भी आसान है। वेजिटेशन का तो बिल्कुल आसान है कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट यानी वहाँ की रेनफॉल, बस सिंपल सी याद कर लो, क्लाइमेट यानी वहाँ का रेनफॉल, वहाँ की जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, वहाँ पे किस तरह की सनलाइट है, ये भी डिपेंड करेगी। तो मतलब कि ये क्या होगा, तो जो प्लांट्स वगैरह है, जो वेजिटेशन है, वो बिल्कुल डिपेंडेंट होती है किस चीज के ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, है ना? रेनफॉल के ऊपर, प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कोई रीजन है ना, बिल्कुल इसके साथ में टेम्परेचर भी होगा। कोई रीजन है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, किसी रीजन में रेनफॉल जो है अगर मुझे कम देखने को मिली, रेनफॉल कम है, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वहां का ज्यादा है, रेनफॉल कम है, तो मतलब कि वहां पर जो हमारे को वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो ड्राई देखने को मिलेगी, एरिड देखने को मिलेगी, जीरोफाइटिक देखने को मिलेगी। तो ये आप बिल्कुल एग्जांपल में डालिएगा। कोई ऐसा रीजन है जहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? सर वहां तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, है ना? तो ये सारा क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट जो है वो किस चीज को वो क्या करता है, वो वेरी करता है ना? क्लाइमेट, हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट को ऐसे ऐड ऑन कर देते हैं कि क्लाइमेट जो है विच इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ द सोइल एंड वेजिटेशन, है ना? क्लाइमेट नहीं, सॉरी, सोइल एंड वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेट। तो ये हम सारी बातें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, हमने बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चन आया है, आपको ब्रीफ नोट लिखना है किसके ऊपर? फोन क्या है, डिप्रेशन क्या है, सुनामी क्या है, रिक्टर स्केल क्या है। तो ये तो बड़े ही सिंपल वर्ड है। अगर तुमसे कोई अब 100 वर्ड है तो आपको 20-20 के ना 25-25 वर्ड में लिखना है, तो ये तो आराम से लिख लिया जाएगा कि फोन क्या है। फोन इज ए ड्राई विंड। सबसे पहली बार ड्राई विंड है, कहाँ चलती है? सर स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विट्जरलैंड हो गया, एल्प्स माउंटेन के पास में हमें देखने को मिलती है फोन। स्विट्जरलैंड, इटली,
इटली वगैरह देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये माउंटेन है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बारिश बुरिश हो गई, यहाँ पर अब ये हमेशा कहाँ चलेगी, लीवर्ड साइड में चलेगी। यहाँ अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हमेशा हमारे को लीवर साइड में देखने को मिलेगी। तो ये हमने थोड़ी सी बात कर दी है लीवर साइड, ओके। तो ये आपको सारी बातें अपने क्वेश्चन में लिख देनी है, इससे ज़्यादा मैं तुमसे नहीं जानना चाहता। उसको ये पता होना चाहिए कि ये फ़ोन होती क्या है, बस, ठीक है, उसको पता लग गया। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है? देखो, डिप्रेशन इज़ अ लो प्रेशर रीजन, बस। अब लो प्रेशर रीजन है, इसको चाहे आप साइक्लोन से कनेक्ट कर लो, कहीं भी कनेक्ट कर दो, विंड से कनेक्ट कर दो, कुछ भी बोल दो यहाँ पर, ठीक है। तो डिप्रेशन क्या होता है, द लो प्रेशर रीजन, बात खत्म, ठीक है। इसको आप जिस चीज़ से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये सुनामी, देखो सुनामी कुछ नहीं है कि जो, अगर मैं बात करूँगा ओशियन के अंदर या सी के अंदर, जब हमें वेव्स की बहुत ज़्यादा बहुत ऊँची-ऊँची लहरें, है ना? वेव्स जो हैं, अगर मुझे हाई देखने को मिले, बहुत ऊँची देखने को मिले, उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अर्थक्वेक आया हो, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुई हो, है ना? और भी कुछ रीज़न, टाइड्स वगैरह कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो मतलब कि ये क्या है कि जितने भी रीज़न हैं, वहाँ से अगर हमें बहुत मतलब कि ऊँची लहरों का उठना, यानी यहाँ पर वेवलेंथ का क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो वेव्स होती हैं, इनकी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ हमें देखने को मिलती है। मतलब कि ये सारी बातें तुमको सुनामी में लिख देनी है, तुम्हारे 25 वर्ड आराम से हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर? अब एक है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल तुमको पता है कि मुझसे बेहतर जानते हो तुम लोग रिक्टर स्केल का यूज़ क्या होता है। तो रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है टू मेज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। देखो वो इंटेंसिटी तुम तब पूछता जब तुम मर्केली स्केल की बात कर रहे होते, तो यहाँ पर तुम बोलोगे इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, तो ये रिक्टर स्केल की बात हो रही है। नाउ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, बच्चे ये अब देखो, तुम्हें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब इससे आसान सवाल क्या ही मिलेगा, क्या ही पूछना चाहता है वो यहाँ से। देखो, अगर मैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, तो ये आप देखते हो, ये क्या है, ये कल भी मैंने साइक्लोन के ऊपर पढ़ाया था, यानी 2021 में साइक्लोन से क्वेश्चन आया, 2018 में साइक्लोन से ऊपर क्वेश्चन आया है। तो साइक्लोन हमें हमेशा कहाँ देखने को मिलेंगे, अच्छा साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं बनते, तो ऐसा भी कभी कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तुम्हें, जरूरी है ना, क्यों नहीं बनते वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में हमारे पास साइक्लोन देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर जो होंगे वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन चले जाएंगे, जो कि हमने कल बात कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। तो हमने बोला कि इस बीच में हमें साइक्लोन देखने को मिलेंगे। अब साइक्लोन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, है ना, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो यहाँ पर अगर वो इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है साइक्लोन, अगर वो इंडियन ओशियन में है तो तुम लोग बोलोगे उसको साइक्लोन, ठीक है। अगर वो पैसिफिक ओशियन में है तो तुम लोग बोलोगे उसको ओशियन में। अब पैसिफिक ओशियन में कहाँ, सर यहाँ जैसे, है ना, इस यहाँ जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो मतलब ये जो जापान वाली साइड में है, चाइना वाली साइड में है, तुम लोग इसे वहां पर टाइफून कहोगे, इसको कहते हैं टाइफून। अगर मैं बोलूंगा कि अटलांटिक ओशन वाली साइड में तुम्हारा क्या कहना है, अटलांटिक ओशन में, है ना, यहाँ पर जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन रहने वाला है 30 डिग्री तक, वहां पर क्या तुम्हारा कहना होगा, तो बच्चे वहां पर इसको किसी और नाम से बोला जाता है, और उसका नाम जो है, क्या नाम है उसका, उसको बोला जाता है हरिकेन्स, उसको हरिकेन्स के नाम पे बोला जाता है। यही अगर तुमसे वो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में बोलेगा। अब तुमको ये मैप में बनाना है प्यारे बच्चों कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा अगर मैं बात करूंगा तो ये अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये आपको सारी चीजें वहां पर बनानी पड़ेंगी, इसलिए आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि आप एटलीस्ट एग्जाम में वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर पाओ। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा तो वहां पर इसको विली विली के नाम से भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, आप 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताना पड़ेगा। रीजन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो तुम बता ही दोगे। क्लियर? ओके। अगर तुम्हें आता है कि कोई तुमने पढ़ रखा है कि अभी साइक्लोन एम्फान है या कोई भी साइक्लोन बॉम्ब आया है, तो कहीं पर भी आया है तो तुम उसके बारे में बात कर सकते हो, जो भी
रिसेंटली कुछ साइक्लोन पढ़ लेना जो कि आपके एग्जाम में आए, जो कि आपके आपके दिमाग में आए, तो उनको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि रिसेंटली साइक्लोन बॉम एंड द साइक्लोन अम्फान विल बी सीन इन करंटली इन विल बी वाज ए न्यूज़। तो ये तुम कुछ बातें कर सकते हो कि वो न्यूज़ में था जहाँ पर हमने बोला कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा हमारे को इतने लैटीट्यूड के बीच में ही देखने को मिलता है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो। तो ऐसी कुछ बातें कर सकते हो। फिर तुम बोल सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है, कोई देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट आर, एक 4-5 कंडीशनें डाल के उसके बाद में उसको थोड़ा-सा बता दो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। फिर उसके बाद में उसको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कि भाई इन 4 जगह पे हमें देखने को मिलता है। ये हमने मैप भी बना के दे दिए, ये लो, ये मैप में देख लो, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना होता है। बच्चे मैं आपको अगर बिल्कुल क्वेश्चन तैयार करके दे दूँ कि हाँ, आप पहली लाइन ये लिखना, पेपर में नहीं लिखी जाएगी। सेम लाइन कभी भी नहीं लिखी जाएगी। बिल्कुल एक रफ और एक हम एक मतलब कि जो आप पेपर में कर सकते हो, हम आपको वो आइडिया दे रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं काम करता कि हम इसको कैसे लिखें। बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करो कि हाँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो इसके बारे में मुझे आता क्या है? जल्दी से मैं पहले अपने दिमाग को खोल लेता हूँ कि मुझे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में क्या आता है? मुझे यही आता है कि ये कहाँ बनते हैं। लिख दो भाई कहाँ बनते हैं। अगर कोई मेरे दिमाग में कोई नाम आ रहा है कि ये कौन-कौन सा अभी लाया है रिसेंटली, तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ कि रिसेंटली ये वाज़ इन न्यूज़, क्योंकि ये ह वहाँ पर आए थे। फिर उसको जो है अगर आए थे तो उसको बता दो कि उस रीजन में उसे इस नाम से जाना जाता है। साइक्लो वहाँ पर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं कहेंगे, वहाँ पर हम ये कहेंगे। तो ये वाली बातें 2-3 कर दो। ओके? अब ज़रूरी नहीं है कि हमें न्यूज़ ही पता हो, करंट का ही पता हो। नहीं भी पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में लिख दो थोड़ा-सा, ये होता है। अब 100 वर्ड्स में तुम क्या ही, वो एग्ज़ामिनर भी तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि 100 वर्ड्स में तुम एक स्ट्रक्चर बना के दे दोगे मुझे, क्वेश्चन नहीं बनता। 100 वर्ड्स में हम हमारा उतना ही क्वेश्चन जाएगा जितना एग्ज़ामिनर ने पूछा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द रूरल अर्बन डेमोग्राफी इन इंडिया। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं रूरल अर्बन डेमोग्राफी की। क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? यस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर हमें एक सिग्निफिकेंट, क्या लिखोगे स्टार्टिंग में कि अपने को सिग्निफिकेंट एक चेंज देखने को मिल रहा है इन द रूरल एंड अर्बन डेमोग्राफी में। क्लियर? अब कैसे, आपको एक डाटा भी देना पड़ेगा, तो इसके लिए डाटा क्या दोगे कि अगर हम बात करेंगे 2011 में जो सेंसस में से लिखा हुआ है कि जो अर्बन में रहने वाले लोग कितने हैं, जिस अप्रोक्स 31.2% है। ये जितना भी डाटा है इसको 31 अप्रोक्स भी लिख सकते हो। और अब जो है 2024 में इसका नंबर हो चुका है लगभग 36%। और ऐसा भी है कि 2030 तक यही नंबर जो है वो 40% तक चला जाएगा। तो ये इससे बेस्ट इंट्रो कुछ नहीं हो पाएगी, इससे बेस्ट इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है अगर आपके पास कोई डाटा पता है आपको, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे कि ये जो रूरल अर्बन डेमोग्राफी है, जो आपने अभी बोला है कि एक सिग्निफिकेंट हमें ट्रांजिशन देखने को मिला है, चेंज देखने को मिला है, ये कैसे देखने को मिला? तो पहला तो जो है, जो अगर मैं बोलूँगा तो सेंसस टाउन है, ठीक है? सेंसस टाउन्स। तो अभी क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, सेंसस टाउन्स क्या होते हैं? तो इसकी कुछ कंडीशन होती है कि 5000 से ज़्यादा वहाँ पर आपको पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपकी 4000 स्क्वायर पर किलोमीटर इतना डेंसिटी होनी चाहिए। और एक और कंडीशन थी जिसमें 75% से ज़्यादा जो मेल पॉपुलेशन है वो होनी चाहिए, वो नॉन एग्रीकल्चर स्ट्रीम में होनी चाहिए। तो ये सेंसस टर्म है। अब इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ है। अब ये एक बफर का काम कर रहे हैं, है ना? एक बफर का काम कर रहा है बिटवीन, जो कि इट्स अ टाइप ऑफ एक अर्बन ही है ना? ये अर्बन ज़ोन ही है, बट इसको जो गवर्न करने का काम किया जा रहा है, वो कौन करता है? वो वहाँ की जो पंचायत वगैरह है, वो इसको गवर्न करता है ना? तो अभी भी यहाँ पर पंचायती सिस्टम ही है, बट इसको हम एक बफर मानते हैं। जो इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत ज़्यादा ये फैला है, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है रूरल अर्बन डेमोग्राफी का। अगर मैं दूसरी बात करूँगा, तो यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलेगा? देखो, यहाँ पर माइग्रेशन हुई है ना? माइग्रेशन कहाँ हुई है कि यहाँ पर माइग्रेशन जो रूरल रीजन से अर्बन रीजन में लोग आए हैं, बट यहाँ की माइग्रेशन जो है वो टेम्परेरी है। मतलब आएँगे, अपना रहेंगे, मैक्सिमम टाइम तो यहीं पर ही रह रहे हैं। बट इनका जो मेनली जो हाउस है, जो परमानेंट रेज़िडेंस है, वो तो इनका अपना
घर ही है, बट मैक्सिमम टाइम जो है ये माइग्रेशन जो है हमें कहाँ देखने को मिल रही है, इन द अर्बन एरियाज ही देखने को मिल रही है। अगर तीसरी मैं बात करूंगा तो तीसरा रीजन होगा रीजनल डाइवर्जेंस। हल्का सा ये भी रीजन जुड़ा किससे है, ये भी कहाँ से जुड़ा है, माइग्रेशन से ही जुड़ा हुआ है। जैसे तो अगर हम बोलेंगे कुछ रीजन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के, मुंबई वगैरह हो गया है ना, तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, तो वहां पर बहुत सारे रिच, मतलब कि वो एक रिच इकोनॉमी, एक रिच स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे आपको मिलियन बिलियनर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, है ना। वहीं पर मैं बात करता हूँ बिहार वगैरह की, बिहार हो गया, है ना, हल्का सा यूपी का, मतलब कि वो पिछड़े राज्य है जहाँ पर कि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर अभी भी कोई प्रॉपर सोर्सेज नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर उनकी मूव, मतलब कि यहाँ पर लोकेट हो रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक रूरल अर्बन डेमोग्राफी को, मतलब कि उसका चेंजिंग पैटर्न को दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके क्या दिखा रहे हैं, उसके चेंजिंग पैटर्न को दिखा रहे हैं। तो ये कहा चला गया, गायब हो गया है, कोई बात नहीं, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो, तो ये हमने अभी बताया आपको ये वाला रीजन। एंड लास्ट वन इज रूर इसको रर्बन या रूरबन कुछ बोलो, ये इकोनॉमी बना रहे हैं, मतलब कि अब जो पीपल है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, अब पीपल चेंज हो रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर, और वो कहाँ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से अब वो जा रहे हैं इन इंडस्ट्रियल रीजन में, तो वहां पर एज ए लेबर काम कर रहे हैं वो। अब यहाँ पर अगर आपके पास डाटा होगा कि इंडिया में कितना परसेंट जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और अब इंडस्ट्रीज में भारत का जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां पर कितने लोग जो है वो एक, मतलब कि इंडस्ट्रीज में लेबर का काम कर रहे हैं, तो मतलब कि उस डाटा से आप यहाँ पर बता सकते हो कि अब इंडस्ट्रीज तो गांव में नहीं होती हैं, वो तो शहरों में ही होती हैं। तो यहाँ पर भी इस कारण से भी हमें रूरल अर्बन ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो ये हम बहुत सारे, हमने कुछ पॉइंट आपके साथ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि इस चेंजिंग पैटर्न को दिखा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ही लिख सकते हैं। अब जो जो हम डेमोग्राफी की बात करेंगे, तो यहाँ पर अपने पास कुछ डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी एक अच्छा आंसर जो है वो लिखा जा सकता है। क्लियर। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने कुछ भी लिख रहे हैं वो साफ हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे ये हमने आपके साथ में 2018 के जो भी क्वेश्चंस थे जियोग्राफी के, जो कि GS1 में क्वेश्चन आए थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, PYQs मिलते रहेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।